तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउट्स को एड्रेस करने वाली हूँ, जो आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं। कोई मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछता है, कोई इंस्टाग्राम पे डीएम करके। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटर्नशिप जो है वो जेएनएमसी से बाहर कर सकते हैं, करना अलाउड है या नहीं है, स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता है, एग्जाम टफ होते हैं या नहीं होते हैं। और सबसे मेन डाउट जो है वीडियो का वो है कि एसएफएस और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। टाइमिंग्स अलग-अलग तो नहीं होती हैं, कोई मतलब सेल्फ फाइनेंस होने का कोई ऐसा अ, अफ़ेक्ट तो नहीं करता है चीज़ों को, सेल्फ फाइनेंस में होना। तो ये सारे डाउट्स हॉस्टल से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स मेरे को मिले, वो सारे मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप एमयू पैरामेडिकल के एस्पिरेंट हो या फिर इस साल आपका एडमिशन होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि मेरे चैनल पे सारी की सारी अपडेट्स आती हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shagun Mathuria and I am a third year paramedical student at Aligarh Muslim University. So बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो मुझे मिला है वो था कि एसएफएस और रेगुलर वालों की क्लासेस सेम टाइम पर होती हैं या नहीं होती। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि एसएफएस और रेगुलर जो है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ के कि फीस जो है वो एसएफएस वालों की ज़्यादा होती है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट जब तुम लोग जाओगे ना तो तुम्हें ये नहीं पता होगा, जब तक ब्रांच का नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक फैकल्टी नंबर नहीं बोला जाएगा ना, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन एसएफएस का है और कौन रेगुलर का है, कुछ भी नहीं पता होगा। सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी नंबर से पता चलता है कि जो है एसएफएस है या क्या है। कुछ भी असर नहीं होता, सारी क्लासेस साथ होती हैं, सब कुछ साथ होता है, टीचर सेम होते हैं, एग्जाम सेम होता है, पेपर सेम होते हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर योर फीस। सेल्फ फाइनेंस वालों की फीस बस थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और रेगुलर वालों की फीस जो है वो कम जाती है। सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। कहीं आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी नंबर में थोड़ा होता है कि हाँ एसएफएस का बच्चा है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता, आपको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आगे जाके भी। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अगला डाउट हमारा आ जाता है, इंटर्नशिप जेएनएमसी के बाहर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इंटर्नशिप जेएनएमसी के बाहर से नहीं कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूट का, हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से कराना अलाउड कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलाउड नहीं कराते। तो जब एएमयू का खुद का इतना बड़ा मेडिकल है, बाहर के लोग आ आके यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो यार हम लोगों को बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है। सही बात है या नहीं है? हम लोग को बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है, तो हमें बाहर से करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हमें सारा एक्सपोज़र यहीं मिल जाता है। ठीक है? हर तरीके की चीज़ें हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती हैं, तो हमें बाहर से करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है कि बाहर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती। अपना कॉलेज है, जान-पहचान होती है, डेली आने-जाने से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है? किसी नई जगह पे जाके देखो, सबको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है, जान-पहचान नहीं होती तो डर भी लगता है। ठीक है? अपने एरिया में क्या है, सब कुछ सेफ रहता है, कोई टेंशन नहीं होती ज़्यादा, बस चुपचाप तुम लोग को इंटर्नशिप करनी होती है। तो इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि इंटर्नशिप आपको बाहर से करना अलाउड नहीं होता है, आपको जेएनएमसी से ही करनी है। 1 साल की है तो 1 साल की करनी है, 6 महीने की है तो 6 महीने की ही करनी है, तभी आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है? अगला डाउट मेरे पास ये आया था कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाइट कोट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो जी हाँ, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स भी व्हाइट कोट पहनते हैं और अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगा के आराम से पहन के घूमते हैं बच्चे, और काम भी कराते हैं पड़ोसियों के सबके। तो एप्रन पहनना आप लोगों को बिल्कुल अलाउड होता है। ठीक है? रही बात स्टेथोस्कोप की, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा, बट ब्रांच वाइज होता है। देखो, ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। ओटी वाले बच्चों को एनेस्थीसिया में जब पोस्टिंग लगती है तब आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? हाँ, फिजियोथेरेपी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्टेथोस्कोप की। बाकी रेडियोलॉजी में, ऑप्टोमेट्री में, एमएलटी में तो एज सच स्टेथोस्कोप का कुछ काम नहीं होता है, तो वहाँ एज सच नीड नहीं होती है। ठीक है? और अपने टीचर से पूछने के बाद ही खरीदना, पहले से उसमें पैसे इन्वेस्ट मत करना, चीज़ें महँगी आती हैं ये वाली, तो अभी मत लेना। ठीक है? अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट एप्रन लेना अपना, और उसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा लेना।
अगला क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है? तो जी हाँ, फर्स्ट ईयर से आपको हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका होता है उसमें पूरा का पूरा आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिकल एथिक्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जब आपका सेकंड सेमेस्टर आता है तो धीरे धीरे आपको हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, आप केसेस देखने लगते हो। आप सेकंड सेमेस्टर में आते ही आपको जो है क्लिनिकल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है ताकि आप उससे यूज टू हो सको। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। अगला डाउट क्या आता है कि क्या ओटी के बच्चे रियल ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं? तो जी हाँ, ओटी के बच्चे रियल ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं, रियल सर्जरीज असिस्ट करवाते हैं, सारी चीज़ें रियल ही होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो रियल ओटीज में जाते हैं, सर्जरीज भी असिस्ट कराते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि देखो सारी चीज़ें आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं, जितनी अच्छी और शार्प स्किल्स आपकी होंगी उतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको केसेस असिस्ट करने मिलेंगे। ठीक है, अगर देखो सीधी सीधी बात है, तुम लोग को आता कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी वहाँ पे टच करना अलाउड नहीं होगा, खड़े कर देंगे साइड में और आपसे सामान उठवाएंगे, वो अलग। इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल एक्सपोजर में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं होता, तो उनको कुछ भी करना अलाउड नहीं होता है, तो वो बेचारे शांत से जाके खड़े हो जाते हैं। तो उनसे एक दो बारी बोल दिया जाता है ये उठा के दो, वो उठा के दो। तो उस सारी चीज़ों से डरना मत, डीमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में वो सबके साथ होता है। अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे होते तो फिर फर्स्ट ईयर में आपको बस खड़े होकर देखने को ही बोला जाता है, फिर आपको नहीं करने दिया जाता कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी। अगला डाउट आता है अटेंडेंस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? तो अटेंडेंस देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इनफैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अटेंडेंस के यहाँ पर। थ्योरी में आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और क्लिनिकल पोस्टिंग्स में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए 80%। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि थ्योरी में तो देखो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, बट क्लिनिकल पोस्टिंग्स में तो 80% होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 80% नहीं होता है ना तो कभी कभी क्या होता है कि वाइवा के टाइम पे बहुत डांट पड़ती है। क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, देखो तुमने क्लिनिकल पोस्टिंग ही नहीं की तो तुमको कुछ नहीं आता, उसका मतलब सीधे रट के नहीं काम चलता है, तो अटेंडेंस वो लोग हमेशा चेक करते हैं। और अटेंडेंस अच्छी होती है तो थोड़ा सा मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, अगर आपने बताया अच्छा है तो आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाते हैं कि अटेंडेंस भी अच्छी है, बताया भी अच्छा है। ठीक है, पर आप बता कितना भी अच्छा रहे हो लेकिन आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है तो उसके बिहाफ पे आपके मार्क्स कट ज़रूर होंगे। ठीक है, तो यस, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी में भी और जो है आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी। अगला डाउट मेरे पास आया था कि क्या सीनियर्स रैगिंग करते हैं? तो जी नहीं, हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती। इनफैक्ट आप लोग आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे भी सीनियर्स होते हैं जो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा चिल होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे सीनियर्स आप लोगों को मिलेंगे, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। एक दो तीन केसेस तो देखो हर ही इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी में होते हैं जो अजीब होते हैं, बाकी माहौल बहुत अच्छा है, कोई रैगिंग नहीं होती है। सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारे सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। ठीक है, फिर हमने अपने जूनियर्स की हेल्प की, अब आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, तो रैगिंग वगैरह का कुछ भी सीन नहीं होता है। और अगर होता भी है तो पूरी एंटी रैगिंग कमेटी वगैरह बनी हुई है, वो सब क्यों बनी हुई है? इसीलिए बनी हुई है आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रैगिंग वगैरह हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला डाउट आता है हमारा, दीदी यूनिफॉर्म होती है क्या? जी नहीं बच्चों, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, डिसेंट कपड़े पहनकर आपको आने हैं, फुल स्लीव्स होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही साउथ दिल्ली वाले कपड़े पहन के आपको यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के भी कुछ कल्चर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको डिसेंट आउटफिट पहनकर आना है, रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। ओके, और डिसेंट होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं है आपका, कुछ भी पहनकर आ सकते हो, बी टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती, फ्रॉक, सूट, एनीथिंग। ठीक है, बस डिसेंट होना चाहिए, फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगला डाउट मेरे पास आया था, क्या एग्जाम्स टफ होते हैं क्या? अब इसका तो देखो सीधा सीधा आंसर यही है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता, ना पढ़ने वालों के लिए सब कुछ टफ होता है। तो देखो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, 2 दिन पहले पढ़ाई करोगे तो भी पास हो जाओगे, आप समझ जाओ कि टफ होते हैं या नहीं होते, बस मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो कि देखो फर्स्ट टाइम सिलेबस देखोगे,
एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपको नया-नया होगा तो टफ लगेगा, बोन्स होंगी, याद नहीं होंगी, मसल्स होंगी, वो अटैच कहाँ होती हैं, तो थोड़ा-सा टफ लगेगा, एनाटॉमी टफ लगेगी, फिजियोलॉजी भी लगेगी, बट मैनेज कर लोगे, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। देखो बिल्कुल ही डब्बा गुल है तो दिक्कत हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता है बिल्कुल डब्बा गुल होगा बच्चों का। क्यों? क्योंकि सभी लोग एंट्रेंस क्रैक करके आए होंगे, ठीक है? तो इतने भी ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम्स जो है वो आप लोग के नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है? अगला क्वेश्चन था इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलती है क्या? तो देखो भाई अभी तक का जो ऑफिशियल अपडेट है वो यही है कि आपका जो इंटर्नशिप है वो अनपेड है। तो अभी तो कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिल रही है, किसी भी ब्रांच में नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है। बट इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है तो हो सकता है तुम लोगों का जब तक इंटर्नशिप का नंबर आए तो शायद पेड हो जाए इंटर्नशिप, बट अभी तक तो अनपेड है। तो कोई भी स्टाइपेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्री की लेबर भाई काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो और आखिरी क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन होता है। तो देखो प्लेसमेंट का सीन तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में वैसे बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अभी तक जो ब्रांचेस में प्लेसमेंट हुए हैं वो हुए हैं डायलिसिस में हो गया है और ऑप्टोमेट्री में। ऑप्टोमेट्री में लेंसकार्ट में प्लेसमेंट होता है और डायलिसिस का मुझे कंफर्म नहीं है किस जगह हुआ है, बट प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी ब्रांचेस में से भी किसी में से भी प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, बट इस चीज़ पे सब हर चीज़ पे काम चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने अच्छा सीख लिया, अगर आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया तो आप खुद जॉब ढूंढ लेते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि यार धक्के खाओ। अपना आपका भाई देखो स्किल्स बोलती हैं, टैलेंट बोलता है, तो अपना क्या है कि अपना खुद आप लोग रास्ता बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि अपनी स्किल्स पे फोकस ज़रूर करना, क्लिनिकल्स पे फोकस ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ रट के काम नहीं चलने वाला है आपका। ठीक है, तो क्लिनिकल स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो गए हो। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के डाउट्स बचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं सबका रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।